नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं वो टीवी न्यूज। अब वक्त चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। पहली बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली गई और मीटिंग में प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों समेत सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। जहां सांसद ने विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं, वहीं एक शहर से दूसरे शहर के बीच दूरियां घट रही हैं, लेकिन इन सब के बीच दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इन्होंने निर्देशित करते हुए ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य दुर्घटनाओं को कम या शून्य करना है, जिसके लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एनजीओ, लायंस क्लब, रोटरी क्लब सहित सभी स्वयंसेवी सहायता समूहों की सहायता लेकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाए। स्कूलों, कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए जाएं ताकि नई पीढ़ी जागरूक और जिम्मेदार हो सके। राइट। ऋषिकेश एम्स की महिला डॉक्टर समेत 2 में कोरोना के नए वेरिएंट के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जहां हरिद्वार में सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अलर्ट किया गया है। वे राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन यहां कराया जा रहा है, जहां हालांकि चारधाम यात्रा इस समय पीक पर है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। जब बाजारों में जबरदस्त भीड़ है और धार्मिक आयोजन में भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या कहना है अधिकारियों को, आप भी सुनिए। देखिए, कोरोना की एसओपी ऑलरेडी बनी हुई है और हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। और जहाँ तक ऋषिकेश की बात है, वहाँ पर जो भी केस आए हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारे जनपद के अंदर अभी तक कोई कोरोना का केस नहीं है। फिर भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो उसको हम लोग अच्छी तरह से निपटेंगे। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, सभी कर्मचारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है, बाकी संस्थाओं वगैरह को भी सबको बोला गया है कि ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो सभी का सहयोग। देखिए, कोरोना की एसओपी ऑलरेडी बनी हुई है और हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। और जहाँ तक ऋषिकेश की बात है, वहाँ पर जो भी केस आए हैं वो बाहर। देहरादून जिले में नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट ने बेटियों को पढ़ाई की राह दिखाई है और इस प्रोजेक्ट के तहत कई गरीब बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रख पा रही हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत चयनित छात्राओं को शिक्षण संस्थान के खाते में धनराशि डाली जा रही है। देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम सविन बंसल ने बालिकाओं को चेक वितरित किए, जिसके अंतर्गत 5 बच्चों को 87,975 रुपए के चेक वितरण किए गए, जिनके आवेदन आंगनबाड़ी, समाज कल्याण के साथ ही अलग अलग स्तर से आए थे। जहां डीएम बंसल ने कहा कि नंदा सुनंदा योजना आगे भी जारी रहेगी। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम ने जो शुरू किया है, उसमें ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस और सपोर्ट के माध्यम से शुरू किया गया है। और इसमें जो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कस्टमाइज़ करके, और जो हमारे डिफरेंट हमारा राइफल क्लब है और हमारे कुछ आईसी स्कीम्स होती हैं, तो उन सब से बाकायदा एसओपी जनरेट करके और ड्यू ऑथराइजेशन के बाद एक हमने कोर्स क्रिएट किया है कि जो बालिकाएं फैमिली डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक हार्डशिप्स के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो उनकी पढ़ाई उसी स्तर से रिज्यूम करवानी है, चाहे वो स्कूल हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो अब तक 40 और बच्चों की जो एजुकेशन है वो रिज्यूम करवाई जा चुकी है और वो सक्सेसफुली अपने चॉइस के स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षा। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम ने जो शुरू किया है, उसमें ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस और सपोर्ट के माध्यम से शुरू किया गया है। और इसमें जो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कस्टमाइज़ करके, और जो हमारे डिफरेंट हमारा राइफल क्लब है और हमारे कुछ आईसी स्कीम्स होती हैं, तो उन सब से बाकायदा एसओपी जनरेट करके।
मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय में योग दिवस के अवसर पर भराड़ीसैंण में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर शनिवार को विधानसभा परिसर में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए और इस दौरान पीडब्ल्यूडी गैरसैंण को दिवाली खाल के विधानसभा तक सड़क को सुचारू रखने और फ्लैग लगाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का, उद्यान विभाग को वृक्षारोपण को लेकर कार्रवाई करने के लिए और आरटीओ को पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए और इसी के साथ जल संस्थान को पेयजल व्यवस्था व विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के, नगर पंचायत गैरसैंण को मोबाइल टॉयलेट लगाने और पुलिस को सेफ हाउस और सुरक्षित व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। दरअसल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी प्रतिभाग करेंगे। बताया जा रहा है कि पतंजलि के योग प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया जाएगा। वही कार्यक्रम में लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल होंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना यहाँ पर निर्धारित हुआ है भराड़ीसैंण गैरसैंण में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी आने हैं और अन्य विशिष्ट अतिथि भी आएंगे और यहाँ पर लगभग 1000 प्रतिभागियों के द्वारा यहाँ पर योगाभ्यास करके आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। तो इसी के लिए संबंधित विभागों के साथ आज बैठक की गई है और उनको जो तैयारी की जानी है उसके संबंध में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना यहाँ पर निर्धारित हुआ है भराड़ीसैंण गैरसैंण में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी आने हैं और अन्य विशिष्ट अतिथि भी आए। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी उत्सुकता और भक्ति भावना के साथ केदारनाथ पहुंच रहे हैं। तो वहीं यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रुद्रप्रयाग पुलिस बलों द्वारा निभाई जा रही है। वहीं पुलिस टीमें दिन रात यात्रियों की सेवा व मदद में जुटी है। साथ ही मित्र पुलिस की अहम भूमिका का भी परिचय सार्थक अदा कर रही है। बताते चले कि रुद्रप्रयाग पुलिस यातायात व्यवस्थाओं से लेकर केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की हर प्रकार की सेवा व मदद में लगी है। बता दें कि 4 धामों में से सबसे कठिन यात्राओं में केदारनाथ धाम की यात्रा होती है, मगर पुलिस और शासन प्रशासन द्वारा की जा रही चाक चौबंद व्यवस्थाओं के कारण यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा रहा है। वहीं देर सायंकाल को अपनी केदारनाथ धाम यात्रा पूरी करने के बाद पंजाब की पूनम शर्मा, कानपुर के राहुल तिवारी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने अपनी अनुभव साझा करते हुए उत्तराखंड की मित्र पुलिस की जमकर सराहना करते नजर आए। वहीं पुलिस का आभार भी प्रकट किया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में बदला है मौसम, जहां देर रात से हो रही है बारिश। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिसमें तापमान में गिरावट आई है। कुछ घंटों में तेज हवा और बारिश का आईएमडी ने अनुमान लगाया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी में ज्यादा बारिश की संभावना बताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में बदला है मौसम, जहां देर रात से हो रही है बारिश। जहां मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिसमें तापमान में गिरावट आई है। कुछ घंटों में तेज हवा और बारिश का आईएमडी का अनुमान है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी में ज्यादा बारिश की संभावना बनी हुई है। मसूरी से है, जहां मसूरी में मौसम ने बदली है करवट, जहां हल्की बारिश से मौसम सुहावना हुआ है। वहीं गर्मी से मिली है लोगों को राहत, जिसमें पर्यटक मौसम का मजा ले रहे हैं। दरअसल मसूरी में मौसम ने रविवार को अचानक करवट बदली, जहां सुबह हुई हल्की बारिश ने तापमान में गिरावट लाई है, जिससे गर्मी से परेशान स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। ठंडी हवाओं और रिमझिम फुहारों ने पहाड़ों की रानी को और भी हसीन बना दिया है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है, जिससे स्थानीय बाजारों और प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। मसूरी माल रोड, गन हिल पर
और लाल टिब्बा जैसे इलाकों में लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। ये पर्यटक गर्म चाय का आनंद लेते हुए पहाड़ी नज़ारों में कैमरे में कैद कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही कुछ हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है और इससे गर्मी और से राहत मिलने की संभावना है। मसूरी घूमने आए एक पर्यटक ने कहा कि हम तो गर्मी से भागकर यहाँ आए थे और ये बारिश तो हमारे लिए बोनस जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी में ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि निचले इलाकों में लोग गर्मी से हाल बेहाल है। अगर आप भी गर्मी से राहत चाहते हैं तो मसूरी इन दिनों आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मसूरी की ओर आने वाले पर्यटकों को शनिवार को कुठाल गेट पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया है। वहीं पर्यटन सीजन के पीक टाइम पर इस तरह के प्रतिबंधों से व्यापार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जहां प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह से ही कई वाहनों को कुठाल गेट पर रोककर मसूरी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा कि वे मसूरी से होते हुए चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, परंतु पुलिस उनको जाने नहीं दे रही और उनको वहां से वापस कर दिया गया है, जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा है कि मसूरी की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पर्यटन पर निर्भर है। अगर इसी तरह पर्यटकों को रोका जाएगा तो व्यापार बर्बाद हो जाएगा। हम पहले ही कोविड के कारण भारी नुकसान झेल चुके हैं। वह हाल में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के कारण उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ है और जब पर्यटन सीजन ने हल्की रफ्तार पकड़ी तो प्रशासन और पुलिस द्वारा बिना सोचे समझे प्लान तैयार कर कुठाल गेट पर टेम्पो ट्रैवल और बिना बुकिंग के मसूरी आने वाले पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसे आदेश व्यापारियों, मजदूरों, टैक्सी चालकों और स्कूटी संचालकों, रिक्शा संचालकों, होम स्टे व होटलों पर दोहरी मार है। जो पर्यटक एक दिन के लिए मसूरी घूमने आ रहा है उसे रोका जा रहा है। वहीं पर्यटक मसूरी घूमते हुए चार धाम जाना चाहते हैं और उनको भी रोका जा रहा है। वहीं जो युवक युवतियां मसूरी घूमने आते हैं उनको भी उत्पीड़न किया जाता है। ये पर्यटन व्यवसाय के विपरीत है, जहां व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए और बेवजह रोक टोक बंद नहीं की तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यहाँ पे रोका गया है, बोला है कि डीएम साहब का ऑर्डर है, ऊपर हम नहीं जाने देंगे यहाँ से आगे। बड़ी गाड़ी हम 25 लोग आ रहे रखे हैं। हमको मसूरी जाके वापस आना है, फिर भी हमें नहीं जाने दे रहे। ये बोल रहे हैं प्रशासन के ऊपर जाम लगा हुआ है। आपके साथ कितनी सवारी है? मेरे साथ 25 सवारी है। सवारी कहाँ से आई है सवारी? हरिद्वार सवारी गुजरात से आई है, लेकिन मैं हरिद्वार से आया हूँ उनको लेके क्या कह रहे हैं? मसूरी घुमाने के लिए। प्रशासन बोल रहा है कि जो ऊपर जाम लगा हुआ है गाड़ी जाने नहीं देंगे। देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जो एक कदम उठाया गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूरी जो एक पर्यटन नगरी है, उत्तराखंड जो पर्यटन प्रदेश है, वहाँ पर अगर टूरिस्ट पर्यटक भाई बहन हमारा अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, अगर उसे जाने आने की मनाही होगी तो कहीं भी पर्यटन प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। आज एक दिन को जो टूरिस्ट मसूरी आ रहा है उसको आने नहीं दिया जा रहा। चार धाम जाने वाला टूरिस्ट अगर मसूरी घूमकर जाना चाह रहा है उसे रोका जा रहा है। अगर कुछ युवक युवती मसूरी घूमना आना चाहते हैं जो बालिग हैं, उनके पेपर चेक करे जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें रोका जाता है। इस प्रकार से पर्यटन की रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से मसूरी में टूट रही है और आगे टूटेगी अगर प्रशासन, जिला प्रशासन के यही कदम रहे। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। देखिए, जिस तरीके से अभी ये पाकिस्तान के साथ हमारी जो लड़ाई हुई थी उसके बाद सीज़ फायर के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे पर्यटन दोबारा शुरू रफ्तार पकड़ने लगा था और जैसे ही अभी देखिए तुरंत थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा है और एकदम प्रशासन द्वारा एक नया सा फरमान जारी कर दिया गया है कि वो कोठाल गेट में देखा जा रहा है कि वहाँ पर गाड़ी। राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनों को संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है, जहां हम रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए इसे दूर करने का काम करेंगे। यह मशीन मुख्य मार्गों पर
उतरेगी और वहां पर जो गंदगी है उसे साफ करेगी। और इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है, जिसके बाद इन मशीनों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना, और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे जीवीपीज हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इसी दिशा में प्रयास करने के लिए आज की बैठक में ये पूरा कार्य योजना तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम अपनी श्रद्धा और सेवा की मिसाल बनी देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनी है, जब गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश से श्रद्धालु के पहले जत्थे को चमोली जिले स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल स्थल हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया था। जब उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से इस जत्थे को हरी झंडी दिखाई थी। वही लंगर, सेवा, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत यह आयोजन अतिथि देवो भव की भावना से सशक्त उदाहरण बन गया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था, देखिए इस रिपोर्ट में। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर उनकी यात्रा की शुरुआत कराई। परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती की उपस्थिति में इस आयोजन को और भी दिव्य बनाया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 11 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और आज यहाँ से हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था भी रवाना हो रहा है। 25 तारीख को हेमकुंड साहिब के द्वार खुलेंगे। सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरी व्यवस्थित तरीके से की गई है। सभी यात्री ठीक प्रकार से अपनी यात्रा करें, ठीक प्रकार से दर्शन करें, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थित की गई है, बनाई गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हेमकुंड साहिब, केदारनाथ दोनों जगह जाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोपवे का स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इस रोपवे के बनने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहिब और केदारनाथ की कठिन यात्रा होती है, वो कठिन यात्रा आने वाले समय में बहुत आसान यात्रा हो जाएगी। सुप्रीम सेक्रीफाइस का एक दृश्य दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र की जो भावना है वो इकट्ठी हुई है। पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि पूरी दुनिया से, पूरे भारत से हर एक गुरु नानक नाम लेवा, हर एक सिख यहाँ आए हैं और हम सब का एक उनको देवता के रूप में, अतिथि देवो भव के रूप में उनको देखते हैं। और मैं आज के दिन में शासन को, प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हर एक उत्तराखंडी को, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी मेहनत की है उन्होंने, ताकि हर यात्री की, हर उस श्रद्धालु की जो यात्रा है वो सफल हो। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की भी सराहना करते हुए कहा कि तीर्थ यात्रा के अनुभव को सुलभ और सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मैं आज इस क्षण के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब का रोपवे, उन्होंने जो कहा केदारनाथ जी का जो रोपवे है उसके लिए जो प्राथमिकता दी है, उसके लिए जो बजट दिया है, फाइनेंस दिया है, तो ऐसा लगता है कि हमारा भी ये समय है कि हम संकल्प लें कि राष्ट्र सुरक्षा में, राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र निर्माण में और भारत का जो सभ्यता और संस्कृति है, जो परंपरा है, मूल्य है, सिद्धांत है, इस वक्त में किस प्रकार से हम संकल्प लें ताकि अपने
अपने राष्ट्र को एकदम विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु की तरफ लेके जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम के बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में आयोजित भव्य लंगर में हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। इस दौरान दोनों ने यात्रियों से संवाद भी किया और उनका हालचाल जाना, इसके साथ शुभकामनाएं भी दी। हर साल लाखों श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की कठिन चढ़ाई कर गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली के दर्शन करते हैं। इस बार की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। न केवल श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर, बल्कि सरकार की ओर से की जा रही आधारभूत सुविधाओं और भविष्य की यात्रा को और भी आसान बनाने वाली योजनाओं के कारण भी उत्तराखंड सरकार वासुदेव कुटुंबकम संस्कृत का यह छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सच में पूरा विश्व एक परिवार है या कोई भी देश भारत के अलावा ऐसा सोचता है? तो शायद सबका जवाब एक ही होगा, नहीं। आज अब बढ़ती ज़रूरतों के दौर में लोग सिर्फ अपने लिए जीने, अपने बारे में सोचने लगे हैं। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया, देश भारत को लेकर चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से अपने हथियारों को दुनिया के देशों के सामने डेमो दिया है, सभी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। वही अमेरिका के विचार पूरी तरह से बदले हुए हैं, जब चीन खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है और उधर रशिया भी चिंतित नजर आ रहा है। तो आखिर रशिया चिंतित क्यों है, आज इस पर बात करेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। ये हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है, जिससे रूस की चिंता बड़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए, क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच
भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था। लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास। चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति। 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता। भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस। भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था। हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाएं और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा, और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और निर्यात को बढ़ाना चाहिए, ताकि उत्तराखंड के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना है और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।